तो भाइयों शुरू करते हैं एनिम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मू चेन ने मो लुन को हरा दिया था और उसका जो टोकन था उसे ले लिया था। अब आगे मू चेन जब इसके स्पिरिचुअल कार्ड को देखता है तो ये हैरान हो जाता है, क्योंकि मो लुन के कार्ड में 2 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट्स थे। और मू चेन ये जो वैल्यूज थे वो जाओलिंग को सौंप देता है और कहता है कि ये पॉइंट्स सभी में बांट दीजिए। ऐसा समझिए जो मेरे वजह से सभी को तकलीफ हुई है ये उसका भरपाई है। किंगलिंग भी स्माइल करती है। जाओलिंग सोचता है और फिर सब में ये पॉइंट्स बांट देता है। 1,70,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स से निकालता है और 30,000 पॉइंट्स ये मूचन की तरफ दे देता है। और इस समय ये देख रहा था मोलून और मूचन से कहता है, तुम सच में काफी आगे तक जा रहे हो, ये सही नहीं है। याद रखना हम अज्योर रेड कम्युनिटी के हैं और हमारे लोग जो सीनियर्स हैं वो इस मैटर को इतना आसानी से जाने नहीं देंगे। मूचन कहता है, कोई नहीं, कोई भी तुम्हारी कम्युनिटी हो, मैं सबको देख लूंगा। अभी तक इसको पता भी नहीं था कि ये अज्योर कम्युनिटी क्या चीज है। और इनके जाने के बाद मोलिंग चीखता है कि ब्रदर मू, आप सच में एक मैनली इंसान हो। और बहुत सारे फ्रेशर्स भी इस समय एक्साइटेड थे। और इस समय दूर से वो यांग होंग इमोशनलेस होकर मू चैन को देख रहा था। और इधर मू कुई भी कहता है कि इस मू चैन से फाइट करने में मजा आएगा। और बिंग किंग भी फाइनली कुछ एक्सप्रेशन देती है और कहती है कि ब्लड कैलामिटी मू चैन, ये बंदा सच में काफी स्किल्ड है, तभी तो स्पिरिचुअल रूट पर इससे इतने लोग डरते होंगे। अब यांग होंग, मू कुई और बिंग किंग को पता था कि जो फ्रेशरमैन कंपटीशन है वो 10 दिन के बाद है, तो ये भी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। किंगलिंग अब मूचन से बात करती है कि तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो गया है। मूचन कहता है जस्ट अभी 1-2 दिन हो रहे हैं। और ये कहती है पर मोलून को तुमने नाराज कर दिया है तो सावधान रहना। मूचन बस स्माइल देता है और कहता है कि फ्यूचर में जो होगा देख लेंगे। और जाओलिंग भी यही कहता है कि मोलून से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, पर उनका जो अज्योर कम्युनिटी है उसमें पावरफुल लोग हैं। अब मूचन इससे पूछता है तो तुम्हें पता है मतलब इस अज्योर कम्युनिटी के बारे में? तो जाओलिंग बताता है कि फिलहाल जो हमारी एकेडमी है उसमें 1 लाख लोग हैं और इनमें से कुछ ग्रुप ने मिल करके लोगों ने मिल करके एक कम्युनिटी बनाई है। और इनका जो बॉस है वो टॉप 100 में है हेवेंस रैंकिंग में, और शायद उसका स्ट्रेंथ जो है वो हेवनली फ्यूजन स्टेज के लेट फेज में है। मूचन कहता है ठीक है, समय आएगा तो हम उससे भी डील कर लेंगे, और वैसे भी अभी कोई जरूरत है नहीं। और जाओलिंग कहता तो मैं भी कुछ सोच रहा था, यानी हम लोग भी, कि हमें भी अपना एक टीम बनाना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए। मतलब ये जो हम फ्रेशर्स लोग हैं इनका, क्योंकि ये बताता है कि वो जो मू कोई आया हुआ है ना, उसने अपना एक ग्रुप बना लिया, आयरन वुड ग्रुप। मू चैन इसका इशारा समझ जाता है और ये जाओलिंग से कहता है कि अगर तुम कोई ग्रुप बना रहे हो तो मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ, पर मैं खुद से कोई ग्रुप नहीं बनाने वाला। और जाओलिंग इस समय कह ही देता है अगर पॉसिबल हो तो लाउली भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। मू चैन खांसता है और कहता है कि तुम्हारा इशारा मुझ पर नहीं था बल्कि लाउली पर था। जाओलिंग भी कहता है यार लाउली ज्यादा स्ट्रांग है और वो सुंदर भी है और बहुत सारे लोग उसकी बात भी मानेंगे। मू चैन कहता है ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, पर वो आएगी या नहीं मुझे नहीं पता। अब ये जो न्यूज था कि एक फ्रेशरमैन मूचन क्या तो मोलून हार चुका है, ये चारों तरफ फैल चुका था और इसके 2 लाख पॉइंट्स मूचन ने ले लिए थे। ये बहुत बड़ी बात थी। और जाओलिंग इस समय ग्रुप बनाने में लगा था, पर मूचन को इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं। मूचन फिलहाल क्रॉस लेग बैठा था टॉप फ्लोर पर एक घर में और अपने ग्रेट पगोड़ा आर्ट को ये मोबिलाइज कर रहा था। ये फिलहाल तो रैंक 4 के एरे के पास था, पर ये अब इसको ज्यादा भा नहीं रहा था। कम से कम इसे रैंक 5 या रैंक 6 का कन्वर्जेंस एरे चाहिए, जहां पर इसका स्पिरिचुअल वाला जल्दी जल्दी बढ़ सके। और इसको लग ही रहा था कि लुवोली तो कम से कम रैंक 5 के कन्वर्जेंस एरे में गई होगी कल्टीवेट करने। लुवोली अभी तक वापस नहीं आई थी और इसे मालूम था लुवोली कैसी है, वो हमेशा कल्टीवेशन पर फोकस करती। शायद उसकी फैमिली में एक बहुत बड़ा बर्डन था जो उसने आज तक मूचन को बताया नहीं था। और मूचन को भी लगता था शायद इसके वजह से लुवोली का कल्टीवेशन बीच में थोड़ा रुक गया है, मतलब वो प्यार में पड़ गई है। तो फिर भी वो अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर लेती है। लुवोली को भी पता नहीं चला था कि कब उसके अंदर मूचन के लिए फीलिंग आने लगा था। शुरुआत में जब ये स्पिरिचुअल रोड पर गए थे तो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए ढूंढते रहते थे। हालांकि मूचन लुवोली को 2 बार हराता है पर उसे मारता नहीं। मूचन इतना तो समझ चुका था कि लुवोली का जो बैकग्राउंड है इतना सिंपल नहीं है, और वो ओल्ड मैन जो स्पिरिचुअल हॉल के थे उनसे इसको कुछ तो अंदाजा लग ही गया था। और फिलहाल इन विचारों को निकालकर ये सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, लुवोली एक न एक दिन मुझे बताएगी ही, अभी नहीं तो कभी तो बताएगी। अब मूचन अपने स्पिरिचुअल वैल्यू कार्ड को निकालता है जिसमें 30,000 पॉइंट्स थे। तो गाइस एक करेक्शन है यहाँ पर, जो नॉर्दर्न सी ड्रैगन ब्लड का एसेंस चाहिए उसके लिए 70 लाख स्पिरिचुअल वैल्यू चाहिए, और मूचन के पास अभी 30,000 है, मतलब 69,70,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स, जो कि काफी बड़ी वैल्यू है। मूचन सोच ही रहा था तभी नाइन नीदरबर्ड इससे कुछ बोलती है और कहती है ये जो डिवाइन लाइटनिंग बीड है उसे हम बेच सकते हैं। और कई सारे डिवाइन बीड्स अब बाहर आने लगते हैं। मूचन चौंक जाता है कि ऐसा कब हुआ, ये मेरे पास कब आए।
तो नीदर बर्ड बताती, जब तुम लाइटनिंग एरिया में ट्रेनिंग करने गए थे तो मैं भी अपने पावर से डिवाइन लाइटनिंग बीट रिफाइन कर रही थी, और एक डिवाइन लाइटनिंग बीट 200 का बिकता है, और इतने बीट्स तो मिला करके 1 लाख स्पिरिचुअल वैल्यू हमें दे ही देंगे, और अगली बार जब तुम जाओगे तो हम और ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। पर फिर भी 70 लाख के मुकाबले ये 1 लाख कुछ भी नहीं थे। नीदर बर्ड भी कहती है, टेंशन मत लो, अगली बार हम ज्यादा बढ़ाएंगे इसे। मून चैन भी इसको समझाता है कि टेंशन मत लो, बहुत टाइम है। और नीदर बर्ड कहती, अगली बार चलो बस लाइटनिंग टेरिटरी में, मेरा कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाए, और मैं और ज्यादा बीट को रिफाइन कर दूंगी। मून चैन स्माइल करता है और हाँ में सर हिला देता है। पर इस समय ये दूर में एक फिगर को इधर आते हुए देखता है, और ये कोई लड़की थी, और इसे देखकर ये समझ जाता है लुओली फाइनली अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ चुकी है। लुओली भी देखती है, मून चैन स्माइल कर रहा था, और इसे देखती है कहती, तो तुम स्पिरिट स्टेज के लेट फेज में पहुंच गए। मून चैन हाँ में सर हिलाता है और मजा लेते हुए कहता है, फिलहाल अभी भी मैं तुम्हारे बराबर तो नहीं हूँ। लुओली भी हंसती है और कहती, मैं तो स्पिरिट 5 के कन्वर्जेंस एरे में ट्रेन कर रही थी, पर उस दौरान मैंने कुछ सुना कि मोलून से तुम्हारी फाइट हुई थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बाहर आई हूँ। अब मून चैन इसको पूरी स्टोरी बताता है। अब मून चैन को याद आता है कि जाओलिंग वगैरह क्या कह रहे थे। ये लुओली को बताता है कि वो लोग एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, पर लुओली कहती, यार इसमें हम क्या करेंगे। मून चैन को लगा ही था कि लुओली को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये कुछ बोलने ही वाला था, तभी यहाँ पर कुछ कदमों की आवाज आते हैं, और ये थे जाओलिंग, किंगलिंग और बाकी लोग। जाओलिंग देखता है लुओली को और थोड़ा खुश हो जाता है कि फाइनली तुम बाहर आ गई। लुओली भी इसको एक स्माइल दे देती है। अब पहले इनकी बात होती है कल्टीवेशन वगैरह के बारे में, तभी मून चैन बीच में कहता है, अरे वो तुम्हारे एसोसिएशन का क्या हुआ। जाओलिंग बताता है कि हमने 700 लोग इकट्ठा कर लिए हैं। मून चैन कहता है, ठीक है जो करना है वो करो, पर बीच में मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं बस एसोसिएशन ज्वाइन कर लूंगा। जाओलिंग कहता है, हाँ ठीक है, तुम बस अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो, बस तुम लोग हेवेंस रैंकिंग में जल्दी से पहुंचो, फिर आएगा मजा और हमारा एसोसिएशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब मून चैन कहता है, वो तो ठीक है, एसोसिएशन का तुमने नाम क्या रखा है। जाओलिंग ये सुनते ही थोड़ा सा हंसता है और लुओली की तरफ देखकर कहता है, गॉडेस लुओ एसोसिएशन। ये सुनते ही मून चैन भी अवाक हो जाता है, और लुओली तो इसके होश ही उड़ जाते हैं कि मेरे नाम पर क्यों। जाओलिंग हंसता है और कहता है कि तुम्हारे नाम पर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो गए हमारे एसोसिएशन को ज्वाइन करने को, और तुम काफी पॉपुलर भी हो, स्ट्रांग भी हो। और जाओलिंग ने इनके एसोसिएशन का एक बैच भी बना लिया था, जिसमें बैच पर एक फिगर थी, ये लुओली का था, और ये ब्लैक ड्रेस पहने हुई थी, हाथों में इसके तलवार था। मून चैन देखकर कहता है, यार ये बैच में तो सच में ये लुओली के जैसी ही दिख रही है। लुओली को गुस्सा आ रहा था। जाओलिंग कहता है, अरे हमने बैच में तुम्हारा इमेज ऐड कर दिया ताकि लोगों को तो लगे कि ये सही में है। मून चैन अब जाओलिंग के शोल्डर को थपथपाता है कि तुम सच में, तुम्हारे पास खतरनाक आइडिया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। किंगलिंग भी अब हंस रही थी, और लुओली थोड़ा ब्लश करती है और मून चैन की तरफ गुस्से में और एम्बैरेसमेंट में देखती है, और लाउली भी अब मान जाती है कि ठीक है जैसा करना है करो। अब उसके बाद जाओलिंग ये भी बताता है कि यांग होंग भी अपना एक ग्रुप बना चुका है, और ये डिपेंड करे कि इस फ्रेशर्स कंपटीशन में फर्स्ट रैंक पर कौन आता है, उसी के हिसाब से लोग सामने वाले बंदे के क्लैन को ज्वाइन करेंगे। मून चैन कहता है, वो तो ठीक है, मैं समझ गया, मेरा और यांग होंग का फाइट होना अनअवॉइडेबल है, मतलब होके ही रहेगा। जाओलिंग भी कहता है, क्योंकि तुम ही और लुओली इन दोनों में से कोई एक ही उससे डील कर पाएगा, बाकी हम में से कोई तो उतना नहीं है। और मून चैन भी कहता है, ये यांग होंग थोड़ा वाइपर टाइप का बंदा, मतलब मौका देखकर फायदा उठाने वाला, तो हमें उससे सावधान रहना पड़ेगा। और खास करके उसके बाजू में मतलब 2 और लोग हैं, मू कोई और बिंग के, इन्हें भी हम आसान नहीं मान सकते। और उसके बाद मून चैन कहता है, ये लोग तो ठीक है, एक और लोग है जो मुझे इस कंपटीशन में हरा सकती है, वो है लुओली। लुओली इसकी तरफ देखती, और इस दौरान ये लुओली को कुछ ब्लैक लाइटनिंग बीट दे और कहता है, अगर इसे तुम स्पिरिचुअल एरे में यूज करो तो तुम्हारा पावर जल्दी जल्दी बढ़ेगा। लुओली कहती है, पर इन्हें बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, इतना जल्दी तुमने कैसे बना लिया। मून चैन कहता है, ये सब अपने तरीके, ये नीदर बर्ड के बारे में इसे भी अभी तक नहीं बताया था। पर इस समय नीदर बर्ड इसे लुक दे रही थी अंदर से कि ये सब डिवाइन बीट्स बर्बाद मत करो। मून चैन से कहता है, कोई नहीं, हम और भी ज्यादा रिफाइन कर लेंगे, बस कंपटीशन के बाद का वेट करो। और इस दौरान मून चैन स्पिरिट टोकन के अंदर एक एरे देख चुका था जो कि रैंक 3 का था, और इसे खरीदने के लिए 30,000 स्पिरिचुअल वैल्यूज लग रहे थे, और इस टेक्निक का नाम था ग्रेट इफ्रिट रैंक 3 डायग्राम एरे। तो कोई भी फ्रेशर अगर आए तो ये जो फ्रेशर मैन कंपटीशन था ये बहुत मायने रखता था, यहीं से उसका आगे जाने का रास्ता तय हो जाता था। और ज्यादातर लोग जो हेवेंस रैंकिंग में थे, हेवनली रैंकिंग में, वो इस फ्रेशमैन कंपटीशन में अच्छा करके ही गए थे। कुछ एक एक्सेप्शंस भी रहते हैं जो बाद में कल्टीवेट करके अच्छे हो जाते हैं। और इस समय पूरे एकेडमी में कुछ एक लोगों के चर्चित, जैसे बिंग किंग, लुओली, इन दोनों का खासकर, क्योंकि ये लड़कियां थी और हेवनली फ्यूजन स्टेज पर। और मून चैन का भी नाम काफी फेमस हो चुका था, खास करके जब से इसने मोलून को हराया था।
और इसे डार्क हॉर्स के रूप में देखा जा रहा था। और इधर मू चेन और लुओली तैयारी कर रहे थे और फिलहाल एक दूसरे से बैटल करने की तैयारी, मतलब एज अ ट्रेनिंग। और एक लेक के किनारे ये लोग थे और इस समय कुछ लोग तो लुओली की तरफ बैट लगा रहे थे कि यही जीतेगी, जबकि सब थे मू चेन वगैरह के साथी। फिर भी लुओली पर इनको ज्यादा ट्रस्ट था। और इधर मू चेन अपनी ऑरा रिलीज करता है और लुओली भी, और दोनों एक दूसरे की तरफ काफी तेज स्पीड से बढ़ते हैं। मू चेन अपने 2 फिंगर्स को आगे बढ़ाता और गोल्डन लाइट लुओली की तरफ बढ़ती है। और जैसे ये लाइट लुओली को हिट करने वाली होती है, ये स्माइल करती है और अचानक से इसके आसपास का जो वाटर था वो एक बवंडर का शेप लेने लगता है और इस वाटर से ये खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है एक बैरियर बनाकर। गोल्डन लाइट इस वाटर बैरियर से टकराता और कुछ करके भी आगे नहीं बढ़ पाता है। पर इस समय मू चेन तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाकर 4 डेथलेस सील वाला अटैक लुओली की तरफ कर देता है और इस अटैक जो वाटर बैरियर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लुओली देखती है कि ये अटैक इसकी तरफ बढ़ रहा है और इसके आसपास का जो एनर्जी था, लुओली का जो ऑरा था वो अज्योर यानी ब्लू कलर का था, उससे ये एक वॉर्टेक्स बना लेती है और इसमें एक मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन भी था। ये वॉर्टेक्स चारों डेथ सील से जाकर टकराने लगता है और डेथ सील्स के पावर को ये डाइवर्ट कर देती है। मू चेन भी देखता है यार ये लुओली के टेक्निक्स थोड़े अलग ही हैं, यानी थोड़े विशेष हैं। मू चेन देख ही रहा था ये जो वॉर्टेक्स था अचानक से एक्सपैंड होता है और एक सी बीस्ट की तरह एक दहाड़ की आवाज सुनाई देती है और ये काफी तेजी से मू चेन की तरफ बढ़ने लगता है। मू चेन जब देखता है तो अपने बॉडी के आसपास ब्लैक टावर बना देता है। ब्लैक टावर ये अज्योर वॉर्टेक्स अटैक टकराता है और जैसे ही टकराता है ऐसा लगा था कि चारों तरफ बारिश होने लगी हो। और लुओली इस समय आगे बढ़ती है, हाथों में इसका तलवार था और इस तलवार को लेकर ये मू चेन के गले के पास जाके रुकती है और ये हंस के कहती है कि इस बार फिर से मैं जीत गई। मू चेन भी स्माइल देता और इसके सिल्वर बालों को दिख रहा था। बैटल कम समय तक चला पर अलग ही लेवल पर इस समय थोड़े दूर के एक जगह को दिखाया जाता है जहां पर काफी ज्यादा फ्लोटिंग मिस्ट थे और स्पिरिचुअल ऑरा भी काफी ज्यादा कंडेंस थी। और यहाँ पर एक रैंक 7 का स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस एरे था और ये एक बंदा कल्टीवेट कर रहा था और ये बंदा ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया के साथ मिल गया हो। इसने ब्लू क्लॉथ्स पहने थे और बाल थोड़े बड़े बड़े थे और ये कोई टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक इसके पास कोई आता और इसे देखकर ये पूछता है क्या कोई शेन कांगशेंग का न्यूज है तुम्हारे पास। तो दूसरा बंदा जो इसके पास आया था वो बताता है कि हाँ उसने कोई एक हेवन रैंक का मिशन लिया है और वो फिर से बाहर जा चुका है। वो शायद कोई जियोन सेक्ट के बंदे को ढूंढ रहा है। अब ये ब्लू क्लॉथ वाला बंदा जो कल्टीवेट कर रहा था वो स्माइल देता है और कहता है मुझे जितना पता है इस जियोन सेक्ट का बंदा हेवनली ट्रांसफॉर्म स्टेज पर है ना। तो दूसरा बंदा जो इसके पास आया था वो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि शेन कांगशेंग उसे हरा पाएगा या नहीं। बंदा जो ब्लू कपड़ों में था वो कहता है वो मॉन्स्टर है, कुछ भी कर सकता है। शेन कांगशेंग हेवनली रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर बंदा है और इस समय ये बंदा जो इसके पास आया था ब्लैक क्लॉथ वाला वो बोलता है कि तुम फ्रेशरमैन कंपटीशन में जब तुम दोनों नए नए आए थे तो बस एक अटैक से तुम उससे हार गए थे। ब्लू कपड़ों वाला बंदा कहता है हारना तो हारना ही होता है। ब्लैक कपड़ों वाला बंदा कहता लगता है तुमने अपने टियांग जुआन डिवाइन आर्ट में इंप्रूवमेंट किया है। ब्लू कपड़ों वाला बंदा कहता है हाँ पहले से थोड़ा ऊपर तो गया हूँ पर ये छोटा ही प्रोग्रेस है। इस दौरान ये बंदा पूछता है मैं 3 महीने से कल्टीवेशन में था, हमारे नॉर्दर्न एकेडमी में कुछ अलग हुआ है क्या। अब ये बंदा बताता है कि वो जो जजमेंट ब्रदरहुड है वो पहले जैसा ही है और उन्हीं के ग्रुप में तो शेन कांगशेंग है तो ऐसा तो रहेगा ही। और ये कहता है 6 मंथ्स के बाद जब वो हंटिंग बैटल होने वाला है बहुत सारे लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। पर ये बंदा कहता है कोई नहीं, हमारा भी जुआन क्लैन मतलब इन्होंने जो अपना अलायंस बनाया वो भी किसी से कम थोड़ी है। और उसके बाद एक बंदे की बात करते हैं हे याओ की जो हेवनली रैंकिंग में 4th रैंक का बंदा है। वो कब से एक लड़की सू जुआन जो कि हेवनली रैंक में 3rd रैंक की बंदी उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब ये बंदा जो कल्टीवेट कर रहा था ब्लू कपड़ों वाला ये हेवनली रैंक में 2nd रैंक का बंदा है ली जुआन टोंग। अब अभी तुरंत ब्लैक कपड़ों वाले बंदे को याद आता कि फ्रेशरमैन कंपटीशन कल से शुरू हो रहा है और इस बार कुछ अच्छे बंदे हैं। तो ली जुआन टोंग इससे पूछता है कि कौन कौन है, नाम तो बताओ। तो ये बताता है यांग होंग, मू कुई, मू चेन। ये लास्ट वाला मू चेन थोड़ा अलग ही है, इसने मोलून को हरा दिया है जो कि हेवनली फ्यूजन स्टेज पर है, जबकि ये बंदा स्पिरिट स्टेज के लेट फेज में है। इसे हम ब्लैक हॉर्स कह सकते हैं। उसके बाद कहता है कि ये तो हो गए लड़के, 2 लड़कियां भी हैं। एक लड़की जो है वो आइस स्पिरिट वैली से आई हुई है जिसको कि मार्शल एंसेस्टर प्रोटेक्ट करते हैं यानी लिंगडोंग, और दूसरी लड़की का नाम लुओ ली है। अब ये नाम जैसे ही ली जुआनटोंग सुन लुओ ली वो यहाँ पर आई है, मानो इस समय ये फ्रीज हो गया हो। इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये यहाँ पर क्या कर रही है नॉर्दर्न 7th एकेडमी में। अब ये पूछता है कि वो दिखती कैसी है। अब ये ब्लैक कपड़ों वाला लुओ ली के बारे में बताता है। ली जुआनटोंग स्माइल करता है कि ये सच में वही है, मुझे लगा नहीं था। ब्लैक कपड़ों वाला बंदा पूछता है तो मतलब तुम इस लुओ ली को जानते हो। ली जुआनटोंग स्माइल करता है और कहता है ओहो बेशक जानता हूँ। ब्लैक कपड़ों वाला बंदा कहता है पर अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें बता दूं
तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। वो जो बंदा है मू चेन, उसे ये लुओली पसंद करती है, मतलब दोनों साथ में ही रहते हैं। जुआनटोंग हैरान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने ये सुना था पर आज मुझे फिर से पता चल रहा है। ब्लैक कपड़ों वाला बंदा कहता है, अगर तुम कहो तो मैं उस मू चेन को सबक सिखा दूं। पर जुआनटोंग कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो वो नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो काफी जिद्दी है। मैं भी उसको गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ। ब्लैक कपड़ों वाला बंदा हैरान हो जाता है। ली जुआनटोंग उस लड़की से डरते हैं। और ब्लैक क्लॉथ वाला बंदा सोचता है, मतलब ली जुआनटोंग का एक लव राइवल मू चेन। जुआनटोंग स्माइल करता है और कहता है, ऐसा नहीं है, मैं उसे अपनी छोटी बहन मानता हूँ। पहले मैं उसे पसंद तो करता था और अभी भी करता हूँ, पर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उसका सिचुएशन थोड़ा अलग है। मू चेन को उसके साथ होना ही नहीं चाहिए था। और इस समय एक कदम आगे बढ़ता है और अचानक से गायब होकर कई किलोमीटर आगे जाकर प्रकट होता है। इसकी स्पीड सच में काफी ज्यादा थी। ब्लैक कपड़ों वाला बंदा सोचता है, ये लड़का ली जुआनटोंग पहली बार अपनी कल्टीवेशन से बाहर जा रहा है और एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब इधर मू चेन लुओली वगैरह को दिखाया जाता है जहां पर ये प्रैक्टिस कर रहे थे। और अचानक से लुओली कुछ फील कर और एक डायरेक्शन में देखती है और वहां पर ली जुआनटोंग आ चुका था। मू चेन भी देखता है और ये अब सीरियस था, क्योंकि जो सामने वाला बंदा था इससे ये एक डेंजरस फ्लक्चुएशन फील कर सकता था। लुओली देखती है और ली जुआनटोंग इसकी तरफ स्माइल देकर कहता है, लुओली कैसी हो, बहुत समय हो गया। ये भी बोलती है, ली जुआनटोंग लॉन्ग टाइम नो सी। अब सभी लोग जब सुनते हैं ली जुआनटोंग, ये बंदा तो हेवनली रैंकिंग में 2nd रैंक का बंदा है, ये हैरान थे कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जुआनटोंग इसे कहता है, तुम सच में यहाँ पर आ गई नॉर्दर्न सेवेंस एकेडमी में। ये हाँ में सर हिलाती है और इसको बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। जुआनटोंग कहता है, तुम्हारा अभी भी टेम्पर पहले जैसा ही है। और ये कहता है, तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। लुओली कहती है, ये मेरा अपना इरादा है, तुम्हें क्या करना है। जुआनटोंग कहता है, तुम ऐसी कैसे हो सकती, तुम तो बहुत शांत रहती थी, क्या ये उसकी वजह से है। जुआनटोंग मू चैन की तरफ देखता है। लुओली अब इसे लुक देती है और मू चैन के बाजू में आके खड़ी हो जाती है। मू चैन जब देखता है कि लुओली इसके सामने खड़ी, तो ये इसके आगे आ जाती है, क्योंकि मू चैन ऐसा कभी कर ही नहीं सकता कि एक वुमेन के पीछे छिप जाए। और मू चैन इसे कहता है कि मेरा नाम मू चैन है, मैं सीनियर को ग्रीट करता हूँ। जुआनटोंग भी इसे एक स्माइल देता है। हालांकि इसके बॉडी से निकलने वाले प्रेशर को मू चैन फील कर सकता था, पर ऐसे मौकों पर मू चैन कभी पीछे हटता नहीं है। जुआनटोंग कहता है, अगर तुम आगे नहीं आते तो मेरा इंटरेस्ट तुम में वैसे भी चला जाता। मू चैन स्माइल करके कहता है, दैट्स माई प्लीजर। अब ये कहता है, तुम्हारे भले के लिए और इसके भले के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि तुम लुओली को छोड़ दो। लुओली से लुक देती है, ये बोलने ही वाली थी, तभी मू चैन आगे बोलता है। मू चैन कहता है, ये रिक्वेस्ट आपका पूरा नहीं हो सकता, मुझे माफ करिएगा, कुछ भी हो जाए मैं लुओली के साथ ही खड़ा रहूंगा। और इस समय ये लुओली के हाथ को भी पकड़ लेता है और कहता है, अगर रास्ता कठिन भी हो, मैं चल भी ना पाऊं तो भी मैं तैयार रहूंगा। जुआनटोंग कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि लुओली कितना बर्डन झेल रही, तुम्हारे जैसे बंदे समझ भी नहीं पाएंगे, ये हमारे जैसे लोगों से अलग है। मू चैन कहता है, कुछ भी हो। जुआनटोंग कहता है, ये नॉर्दर्न एकेडमी आकर वैसे भी अब अपना समय वेस्ट कर चुकी है, ये समय इसके लिए काफी कीमती है। तुम्हें क्या पता, ये तुमसे मिलने तो यहाँ पर आ गई, पर किस प्रकार का प्राइस इसने पे किया होगा मैं समझ सकता हूँ, और तुम इसे डिजर्व नहीं करते हो। मू चैन कहता है, इसने प्राइस पे किया होगा, कैसा। अब ये बोलने ही वाला था, पर लुओली अपने तलवार को निकालती और कहती है, ये सब मैटर्स बाहर नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, पर अगर ज्यादा तुम मेरे बिजनेस में आओगे जुआनटोंग तो मुझे जानते हो। जुआनटोंग कहते हैं, पहली बार मैं तुम्हें इतने सालों में देख रहा हूँ कि तुम इतने गुस्सा हो कि अपने तलवार को ही कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। क्या इसके लिए यानी मू चैन के लिए ये वर्थ इट है। ये कुछ बोलती नहीं, पर लुओली को ऐसा फील होता था कि ये मू चैन के साथ है तो खुश है, और ये 2 साल भी काफी था मू चैन के साथ रहने के लिए। अब मू चैन लुओली को शांत करता और कहता, सीनियर ली जुआनटोंग, मुझे नहीं मालूम कि लुओली ने क्या किया, पर फ्यूचर में जो भी हो, स्पिरिचुअल रोड में मैं इसके साथ खड़ा था, अभी भी मैं इसके साथ खड़ा हूँ और आगे भी साथ ही खड़ा रहूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे सामने कितने भी पावरफुल लोग हो। जुआनटोंग कहता है, तुम समझ नहीं रहे, वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल। मू चैन कहता है, मैं पावरफुल बन जाऊंगा। जुआनटोंग कहता है, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। मू चैन कहता है, फिर आप ट्राई कर सकते हो और मैं आपको जरूर एक दिन हरा दूंगा। जुआनटोंग कहता है, तुम सच में काफी एरोगेंट हो, अभी तुम मेरे सामने बोलने के लायक भी नहीं हो, और कम से कम ये जो फ्रेशरमैन कंपटीशन उसमें अगर तुम रैंक 1 आ गए तो एक बार तुम मुझे चैलेंज कर भी सकते। जुआनटोंग भी कहता है कि लुओली तुम बीच में मत बोल, ये हमारे बीच की बात है, मैन टू मैन। मू चैन भी लुओली को अपनी तरफ खींच लेता है और मू चैन कहता है, सीनियर फिर वेट करो और मैं हेवनली रैंकिंग में आपसे भी ऊपर चला जाऊंगा। जुआनटोंग स्माइल करता और यहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मैं कल फ्रेशरमैन कंपटीशन देखने आ रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे।